गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है अशुद्धि संशोधनम। आज हम पढ़ेंगे अशुद्धियों के बारे में। अशुद्धियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से उनका समाधान होता है। तो भाषा की दृष्टि से संस्कृत में कारक, विभक्ति, समास, संधि, प्रत्यय, लिंग आदि में सही ज्ञान के अभाव के कारण अशुद्धियाँ होती हैं। तो इन सभी जो संस्कृत के जो व्याकरण के जो टॉपिक हैं, इन सभी के कारण अशुद्धियाँ होती हैं। उन्हें ध्यान पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। अब वाक्य रचना में प्राय निम्न प्रकार की अशुद्धियाँ संभव है। अब जो अशुद्धियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वो हम पढ़ेंगे अब इसमें आगे। तो जो हमारे जो जिस प्रकार से हमारे जीवन में आहार व्यवहार आदि में सभी जगह शुद्धि आवश्यक होती है, उसी प्रकार से भाषा व्यवहार में भी शुद्धि की इच्छा की जाती है। जो भाषा का व्यवहार उसमें भी शुद्धि होना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं अशुद्धियों के प्रकार। सबसे पहला है अशुद्धियों का प्रकार कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। कर्ता और क्रिया संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसके कुछ नियम भी हैं यहाँ। तो सबसे पहला नियम है, वाक्य में कर्ता जिस पुरुष वचन और लिंग का होता है, क्रिया भी उसी के अनुरूप उसी पुरुष वचन और लिंग की होनी चाहिए। दोनों में समान लिंग पुरुष वचन होनी चाहिए, कर्ता में भी और क्रिया में भी। दूसरा इसका नियम है अस्मद। अस्मद में कौन कौन से शब्द हैं? अहम, आवाम, वयम। जो शब्द रूप होता है अस्मद, उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया होती है। उत्तम पुरुष की क्रिया क्या होती है? लट लकार में क्रिया में जोड़ते हैं आमी, आवह, आमह। इस प्रकार से इनके साथ वही उत्तम पुरुष की, जो उत्तम पुरुष की करता है तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। उसके बाद है तीसरा नियम युष्मद। युष्मद में कौन कौन से आते हैं? त्वम, युवाम, युयम। ये सर्वनाम शब्द आते हैं। इनके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। उसके बाद अगला नियम है भवत। भवत मीन्स होता है आप। ये भी शब्द रूप इसका भी चलता है, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में दोनों में। तो इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अब ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? आप और तुम दोनों में अंतर नहीं है, फिर भी यहाँ पे भवत के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। नेक्स्ट है इसमें नियम, अस्मद और युष्मद के अतिरिक्त सभी के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। अस्मद युष्मद को छोड़कर जितने भी शब्द मिलेंगे सबके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। ये कुछ नियम थे इसके कर्ता संबंधी और क्रिया संबंधी अशुद्धियों के। सबसे पहले उदाहरण है अशुद्धि संशोधन में। एक अशुद्ध वाक्य दिया गया है, बालकः विद्यालयम गच्छति। ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। अब किस प्रकार की अशुद्धि है इसमें? हम पढ़ रहे हैं कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धि। कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पे कर्ता है बालकः और क्रिया दिया है गच्छति। बालकः में कौन सा पुरुष वचन है? लिंग है। बालकः पुल्लिंग बहुवचन और पुरुष है इसमें प्रथम पुरुष। और क्रिया में दिया हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन, और एक वचन दिया है, यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे करेंगे? बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। क्रिया को भी क्या बनाएंगे? बहुवचन में बनाएंगे रूप के अनुसार। अगला है भवान किम पठसि। यहाँ पे आप, भवान अभी बताया था, भवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया होनी चाहिए और यहाँ पे मध्यम पुरुष की क्रिया जुड़ी हुई है। तो यहाँ करेंगे हम भवान किम पठति, शुद्ध करेंगे इसको। पठति आएगा, प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी हमेशा भवान के साथ। उसके बाद है अहम करोति। अहम जो है उत्तम पुरुष का करता है, तो उत्तम पुरुष की क्रिया आनी चाहिए। यहाँ पे प्रथम पुरुष की क्रिया है, इसलिए अब क्या होगा? अहम करोमि, उत्तम पुरुष की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरे नंबर पे है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। उसमें है वाक्य छात्रौ पठन्ति। द्विवचन है, द्विवचन का करता है और क्रिया है बहुवचन की, तो हम बदलेंगे इसको भी, बहुवचन का कर्ता करेंगे। छात्राः पठन्ति वचन संबंधी हो गई। अब ये द्विवचन का था, यहाँ पे बहुवचन किया, वचन संबंधी अशुद्धि का संशोधन हुआ है। छात्राः पठन्ति। इसमें है नायिका नृत्यन्ति। नायिका क्या है? एक वचन है और नृत्यन्ति में बहुवचन है। फिर इसमें परिवर्तन करेंगे, नायिका नृत्यति। ये एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। उसके बाद है भवन्तः वदति। अब भवन्तः में तो कौन सा वचन है? भवन्तः में बहुवचन है और ये वदति एक वचन है, तो एक वचन है तो एक वचन का ही कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ पे किया भवान वदति। उसके बाद इसका तीसरा प्रकार है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अब लिंग संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं। सबसे पहला है देवदत्त है मम मित्र है अस्ति। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है और अशुद्धि कहाँ है? मित्र है।
जबकि मित्र शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे हमने शुद्ध किया इसको मित्रम अस्ति। देवदत्त है मम मित्रम अस्ति। फिर उसके बाद है वृक्षात फलाः पतन्ति। यहाँ भी लिंग संबंधी अशुद्धि है और कहाँ है, फला में, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षात फलानि पतन्ति, क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग शब्द है। यहाँ पे पुल्लिंग बना के लिखा हुआ है, नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग ही यहाँ पे करना है, फलानि पतन्ति। उसके बाद है ऐसा कन्या गुणवान अस्ति। जो ये गुणवान शब्द है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और हमें करना है स्त्रीलिंग, क्या करना है, गुणवती, तो ऐसा कन्या गुणवती अस्ति, इस प्रकार से। उसके बाद है नंबर 4 पे है प्रकार इसका गणना संबंधी अशुद्धियाँ। गणना संबंधी संख्यावाची शब्द की होती है, संख्यावाची शब्द में अशुद्धियाँ होती हैं और वो भी लिंग के अनुसार होती है। तो संख्या का लिंग वचन भी विशेष्य जो वस्तु होती है उसी के अनुसार होना चाहिए। अगर वस्तु में पुल्लिंग है तो संख्या भी पुल्लिंग की होनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले अशुद्धि वाक्य है, एक है बालिका अस्ति। अब बालिका तो क्या है, स्त्रीलिंग है और ये संख्यावाची शब्द दे दिया पुल्लिंग में, तो इसको यहाँ से परिवर्तन करना है। तो एक का स्त्रीलिंग क्या होता है, एका, एका बालिका अस्ति। इसके बाद है द्वौ बालिके नृत्यतः। बालिके शब्द स्त्रीलिंग है और दो यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग दिया है, तो स्त्रीलिंग क्या होता है, द्वि। इसके बाद है एक है फलम पतति। अब एक है पुल्लिंग शब्द है, फलम क्या है, नपुंसक लिंग, तो इसको भी नपुंसक लिंग करेंगे, संख्यावाची शब्द को क्या करेंगे, एकम फलम पतति। इसके बाद है तस्य चत्वारि पुत्राः सन्ति। अब इसमें तस्य चत्वारि पुत्राः, पुत्रा क्या है, पुल्लिंग शब्द है और चत्वारि नपुंसक लिंग दिया है, दोनों को समान करना है, समान लिंग में होने चाहिए दोनों, तो चत्वारि का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग चत्वार है, तो ये चत्वारि यहाँ पे अशुद्धि है। इसके बाद है इस संख्यावाची शब्दों में भी जो विशेष है कि संख्यावाची शब्दों का तीनों लिंगों में रूप चलता है। अब 1 से 4 तक जो रूप होते हैं बस 4 तक ही संख्याओं का रूप चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। तो वो 4 संख्याओं के पुल्लिंग में रूप देखते हैं। एक का होता है एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। दो का द्वौ द्वे द्वे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में। 3 का होता है त्रय तिस्त्र त्रीणि। 4 का चत्वार है, चतस्त्र चत्वारि। तो ये 4 तक की संख्या हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि 4 तक ही पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। इसके बाद है इसका पांचवा जो प्रकार है वो है विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण विशेष संबंधी अशुद्धियाँ हैं और विशेषण का लिंग वचन भी विशेष्य के अनुसार ही होना चाहिए। जिस प्रकार से संख्या का बताया है उसमें जो लिंग होता है वही उसमें वस्तु में होना चाहिए, उसी प्रकार से जो विशेषण है उसका लिंग वचन भी विशेष्य के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा शुद्ध माना जाएगा। अगर विशेष्य विशेषण समान वचन लिंग में नहीं होंगे तो वाक्य अशुद्ध होगा। तो सबसे पहला है सर्वा मृगाः धावन्ति। अब सर्वा क्या है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और मृगाः क्या है, संज्ञा शब्द है, तो विशेषण विशेष्य हो गया यहाँ पे। तो विशेष्य यहाँ पे तो दे दिए, यहाँ पे जो स्त्रीलिंग का शब्द दे दिया सर्वः, और मृगाः पुल्लिंग का है और विशेष्य विशेषण समान होने चाहिए, तो यहाँ पे जो मृगा है उसके साथ समान इसकी विभक्ति होनी चाहिए। तो मृगा पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग का ही होना चाहिए, सर्वे, सर्वे मृगाः धावन्ति, ये है विशेषण विशेष्य। इमे फलानि मधुरा सन्ति। अब इमे क्या है, इमे द्विवचन में है और फलानी बहुवचन में है, तो दोनों को विशेष्य विशेषण दोनों को क्या करना है, समान विभक्ति का समान वचन का प्रयोग होना है दोनों में। तो इमे के स्थान पर हो जाएगा इमानी, बहुवचन का रूप आएगा इमानी फलानी मधुराणी सन्ति, इस प्रकार से विशेषण विशेष्य। तीसरा है सर्वे महिला गच्छन्ति। अब यहाँ पे सर्वे क्या है, ये पुल्लिंग का रूप दे दिया है विशेषण जो है, और महिला क्या है, बहुवचन का रूप है, तो इस सर्वे को क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे रूप सर्वाः महिलाः गच्छन्ति, इस प्रकार से। इसका अगला प्रकार है पुरुष संबंधी अशुद्धियाँ। अब पुरुष संबंधी पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम 3 पुरुष होते हैं। अब तीनों पुरुषों में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, तो संस्कृत में कर्तृवाच्य के वाक्य जो होते हैं उनमें क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होता है। जो संस्कृत में कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं, जो क्रिया का पुरुष वचन होता है वो कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार होता है। तो अशुद्ध वाक्य जैसे है त्वौ पुस्तकम पठति। त्वौ क्या है, द्विवचन का है कर्ता, पुस्तकम पठति, और यहाँ पे क्रिया क्या है, एक वचन की दी है पठति। ये द्विवचन का कर्ता है, क्रिया एक वचन की, तो वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध करेंगे तो इस पठति के स्थान पर क्या करेंगे हम,
ये द्विवचन का है तो द्विवचन की ही क्रिया हो जाएगी पठता है। इसके बाद है सा कुत्र वसामि, वह कहाँ रहता है, रहती है सॉरी। तो इसमें सा में तो एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, और वसामी में ये तो पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष का करता है, और ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो इनमें दोनों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, वसामी के स्थान पर वस्ती, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा वस्ती। वसामी उत्तम पुरुष का होता है। उसके बाद है और भी उदाहरण है, वयम रक्षन्ति, वयम रक्षन्ति। अब वयम क्या है, उत्तम पुरुष का करता है, और रक्षन्ति प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो इसके स्थान पर, इस रक्षन्ति के स्थान पर उसकी उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वयम रक्षामः। ये मैं है, रक्षामः है, ये बहुवचन है उत्तम पुरुष, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होनी चाहिए। इसके बाद है आवाम पुस्तकम पठता है। आवाम क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है, और क्रिया मध्यम पुरुष का बहुवचन है, द्विवचन है, तो यहाँ पे इसके स्थान पर परिवर्तन करेंगे, क्या आ जाएगा, पठावः। आवाम पुस्तकम पठावः, कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन, क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की होनी चाहिए। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध किया जाता है। इसका अगला प्रकार है लकार संबंधी अशुद्धियाँ। लकार संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं तो वाक्य को समझकर उचित लकार का ही प्रयोग करना चाहिए। अब उचित लकार का कैसे प्रयोग करने, कुछ शब्द होते हैं जिनके कारण विशेष प्रकार से, विशेष उन शब्दों के कारण लकार का परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला वाक्य है, वाक्यों से जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा शुद्धि संशोधन ये टॉपिक। तो सबसे पहला उदाहरण है इसमें, सह स्व नगरम गच्छति। तो यहाँ पे जो स्व शब्द है, स्व मीन्स होता है आने वाला कल, इस कारण से जो क्रिया है वो भी भविष्य काल की होनी चाहिए। ये आने वाला कल भविष्य काल का शब्द है तो भविष्य काल की ही क्रिया होनी चाहिए। इस शब्द के कारण से यहाँ पे इस क्रिया में परिवर्तन करेंगे, क्या आएगा, गमिष्यति। कौन से लकार की, लट लकार की क्रिया लगाई हमने यहाँ पे, ये लट लकार की थी, तो इस शब्द के कारण से यहाँ पे लट लकार की क्रिया हो गई है। उसके बाद है अहम हय चित्रपटम द्रक्ष्यामि। हय मीन्स होता है बीता हुआ कल। अब बीते हुए कल के लकार का प्रयोग करते हैं लंग लकार, यहाँ पे है लट लकार, तो लंग लकार का रूप होता है अपश्यम, इस प्रकार से। उसके बाद है त्वम अध्येव ग्रामम गच्छति। अध्येव जो शब्द है, अध्येव का मीन्स होता है आज ही, तो इसके लिए प्रयोग होता है आज ही। भाषा की दृष्टि से गच्छति है, लट लकार का रूप दिया है। अर्थ की दृष्टि से क्या अर्थ होगा इसका, त्वम अध्येव ग्रामम गच्छ, तुम आज ही गांव जाओ, इसका अर्थ होगा त्वम अध्येव ग्रामम गच्छति, तुम आज ही गांव जाते हो या जा रहे हो। तो इसका अर्थ की दृष्टि से ये परिवर्तन हो गया है, लोट लकार का रूप आ गया है। उसके बाद है सह अधुना अपठत। तो अधुना मीन्स होता है अब जो वर्तमान काल के लिए होता है, यहाँ पे लिख दिया है लंग लकार का रूप भूतकाल का, तो वर्तमान का क्या होगा, पठती। इस प्रकार से वाक्य को लकार की दृष्टि से प्रयोग में देखना चाहिए, इसकी अशुद्धि को। इसके बाद है इसका कारक का अगला नियम, कारक का अगला प्रकार है इसका अशुद्धि संशोधन का अगला प्रकार है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, नियमों के आधार पर वाक्यों को शुद्ध किया जाता है। तो कारक नियमों के अनुसार कर्ता कर्म आदि कारकों में उचित विभक्ति का प्रयोग भाषा की शुद्धता के लिए अपेक्षित है। तो भाषा को शुद्ध बनाने के लिए जो कारक के नियम हैं उनके अनुसार वाक्यों को शुद्ध किया जाता है। तो पहला है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इस संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो सबसे पहली है वाक्य ग्रामस्य परितः जलम अस्ति। तो कारक का नियम है कि जो परितः शब्द है उसके योग में द्वितीय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो इस षष्ठी के स्थान पर क्या करेंगे, हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ग्रामम। इसके बाद है अहम तुभ्यम न पश्यामि। तो ये कारक की दृष्टि से क्या आनी चाहिए, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय क्या होता है, युष्मद की द्वितीय होती है त्वाम आ गया है। उसके बाद है सह गुरुवे प्रणमति। इसमें हो जाएगा गुरुवे जो है चतुर्थी का दे रखा है, लेकिन होनी चाहिए यहाँ पे द्वितीय। अर्थ करके देखते हैं, सह गुरुवे प्रणमति, वह गुरु को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। तो को कारक चिन्ह की दृष्टि से यहाँ पे आएगी द्वितीय विभक्ति। इसके बाद है कर्ण कारक। अब कर्ण कारक में क्या होता है, कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, और इसके संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं उसमें पहली है अहम कंदुकात क्रीडामि।
हिंदी अर्थ होता है मैं गेंद से खेलता हूँ, तो जुड़कर काम होना चाहिए तो होनी चाहिए तृतीया, लेकिन यहाँ पे पंचमी है तो इसमें किस स्थान पर हम कर देंगे यहाँ पे तृतीय विभक्ति, कन्दुकेन क्रीडामि। उसके बाद है राम है, ग्रंथ है, पठ्यते। अब ये जो वाच्य का वाक्य है, कौन से वाच्य का? कर्मवाच्य का। और कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी है? प्रथमा दे रखी, प्रथमा विभक्ति। तो हम करेंगे रामेण ग्रंथ है पठ्यते, इस प्रकार से शुद्ध करेंगे वाक्य को। इसके बाद है तीसरा संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक में विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। इस संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो सबसे पहला है वाक्य धनिक है निर्धनम भोजनम ददाति। अब धनिक है, दादा यच के योग में, संप्रदान के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी, और यहाँ पे विभक्ति कौन सी है? द्वितीया, तो यहाँ पे करेंगे हम निर्धनाय। नियम के अनुसार धनिक है निर्धनाय भोजनम ददाति, तो संप्रदान के योग में चतुर्थी होती है, तो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा यहाँ पे। इस प्रकार से शुद्ध होगा वाक्य। उसके बाद है माम मोदकम रोचते। अब माम रोचते के योग में चतुर्थी होती है विभक्ति, नियम के अनुसार कारक के जो नियम होते हैं उसमें रोचते के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ हम करेंगे माम के स्थान पर मह्यम। इसके बाद है आपादान। आपादान कारक में पंचमी होती है, तो अशुद्धियाँ देखते हैं। मानवः सिंहेन बिभेति। विभेति के योग में भी धातु होती है, भी मीन्स होता है डरना। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, लेकिन यहाँ पे तृतीया है, तो पंचमी क्या हो जाएगी? सिंहात। इसके बाद है ग्रामस्य बहि एकम उद्यानम। अब बहि के योग में पंचमी होनी चाहिए, यहाँ पे षष्ठी है, तो विभक्ति करेंगे यहाँ पे ग्रामात बहि एकम उद्यानम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। आगे है इसका अगला है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति असंबंधी अशुद्धियाँ। क्या अशुद्धियाँ हैं? षष्ठी संबंधी अशुद्धियाँ के बारे में देखते हैं। राम है दशरथेन पुत्र है आसीत। अर्थ करके देखेंगे, राम दशरथ का पुत्र था, यहाँ पे विभक्ति के अनुसार तृतीया है, होनी चाहिए षष्ठी कारक चिन्ह के अनुसार, तो यहाँ इसके स्थान पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगी दशरथस्य। इसके बाद है देवदत्त है अन्याय हेतु वस्ति। अब देवदत्त है अन्य के कारण, वस्ति मीन्स रहता है, तो हेतु शब्द के कारण विभक्ति होनी चाहिए यहाँ पे षष्ठी, और विभक्ति कौन सी दी है यहाँ पे? चतुर्थी थी, तो चतुर्थी के स्थान पर क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति। किसके कारण? इस शब्द के कारण से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति होती है, कारक का नियम है। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? तो बालक है कार्यस्य कुशलय अस्ति। अब जो कुशल है, दक्ष है, निपुण है, इन शब्दों के योग में विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, अब षष्ठी के स्थान पर क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये है कारक संबंधी अशुद्धि। उसके बाद है शिष्य अध्ययन रत है। अध्ययन में विभक्ति तृतीया है, रत है, संलग्न है, लीन है, इन शब्दों के योग में सप्तमी होती है, तो सप्तमी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, अध्ययन शब्द होगा सप्तमी विभक्ति। तो ये थे कुछ कारक के नियमों के अनुसार वाक्य शुद्ध।